हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। पॉलिटी की तुम्हें एक क्लास पहले मिल चुकी है और ये दूसरी क्लास है पॉलिटी की यहाँ पे तुम्हारी। ठीक, पहली क्लास में मैंने तुम्हें पॉलिटी के टॉपिक्स वगैरह डिफाइन किए थे, लेकिन इस क्लास में मैं तुम्हें पार्ट नंबर 1 पूरा डिफाइन करूँगा। और थोड़ा एक चीज़ याद रखना, आज अगर वीडियो पे आ रहे हो तो वीडियो देखने से पहले कॉपी पेन हाथ में ले लेना, क्योंकि वीडियो आज वाली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो तुम्हारी यूपीएससी लेवल तक का काम करने वाली है। ठीक है, बाकी एसएससी रेलवे वगैरह इनमें क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, लेकिन यूपीएससी लेवल तक अगर तुम मेंस भी लिखने जाओगे तो मेंस में भी ये वीडियो हमारी थोड़ा सा काम तुम्हारा दे देगी। क्लियर। पॉलिटी में पार्ट नंबर 1 जो है तुम्हारा, उसका नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो तुम्हारा पहला पार्ट है, इसमें तुम्हारे 4 आर्टिकल्स आते हैं। बोल सकता हूं आर्टिकल नंबर 1 to 4। ये चारों ही आर्टिकल तुम्हारे यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 जो है तुम्हारा, वो क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state shall be a union of states। अर्थात इंडिया अर्थात भारत, यानी यहाँ पे तुम्हारे दोनों नाम आ रहे हैं, इंडिया भी आ रहा है और भारत भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, दोनों का मतलब क्या होता है, ये बाकी बाद में डिफाइन करते रहेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। बोल सकता हूँ राज्यों को मिला के क्या बनेगा? संघ बनेगा यहाँ पे तुम्हारा। ठीक, दूसरी चीज बेटा ये देखा जाए तो एक भारतीय संघ और एक अमेरिकन संघ, दोनों का अगर कंपैरिजन भी हम लोग करके देखें तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड सुना होगा शायद तुम लोगों ने, फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। और दूसरा वर्ड आपका यूनियन। यूनियन का मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने सीधे सीधे यूनियन वर्ड यहाँ पे डाल दिया है। और यूनियन वर्ड डालने के पीछे जो मेन मोटिव इन लोगों का रहा है वो क्या रहा है? अमेरिका का, सबसे पहले अमेरिका का देखो, उसके बाद क्लियर होगा। अमेरिका में जिस टाइम पे संविधान बना था तो अमेरिका में 13 राज्यों को मिला के एक संघ बना था, यानी कि 13 राज्यों को एक इनकी सहमति थी पूरी तरीके से, और इन 13 राज्यों को मिला के क्या बना दिया गया था? संघ बना दिया गया था। लेकिन इंडिया जिस टाइम पे तुम्हारा आजादी हम लोगों को मिली है, जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो तुम्हें पता है इंडिया में कुछ प्रोविजनल स्टेट्स भी थे। प्रोविजनल स्टेट्स मतलब ब्रिटिश प्रांत, और कुछ देसी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इन सबको इंडिया में शामिल किया गया था। देसी रियासतों का भी आगे टॉपिक क्लियर करूंगा तुम लोगों का। उस टाइम इंडिया में 565 देसी रियासतें थी, जिनमें से आगे बताऊंगा 562 रियासतें इंडिया में शामिल हुई थी, लेकिन 3 रियासतों ने मना कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो 562 रियासतें भी पूरी तरीके से सहमत नहीं थी। सरदार पटेल की एक जबरदस्ती मान लो या कुछ भी मान लो, एक डरा धमका के इन रियासतों को भी इंडिया में शामिल किया गया था। तो बोल सकता हूं हमारा एक रिटन कॉन्टेक्ट इन रियासतों के साथ में नहीं था। तो कभी भी कोई भी रियासत इंडिया से बाहर जाने के बारे में ना बोल दे, कोई राज्य अपने आप को अलग करने के बारे में ना बोल दे। तो इसलिए यहाँ पे क्या डाला गया संविधान में? यूनियन वर्ड डाला गया, क्योंकि हमारे यूनियन में क्या होता है, एक बोल सकता हूं सेंटर जो होगा, सेंटर पावरफुल होगा यहाँ पे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो किसके? स्टेट के। यानी कि यूनियन में क्या है, सेंटर के पास ज्यादा पावर होंगी, स्टेट के पास पावर कम होंगी। दूसरी तरफ फेडरेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट्स के पास में पावर ज्यादा होती है, सेंटर के पास में पावर जो होंगी वो तुम्हारी क्या होंगी?
कम होंगी। जैसे अमेरिका में क्या, आगे जब अमेरिका पढ़ोगे तो उसमें और भी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो आएंगी एक बार याद रखना, पार्ट 1 का जो आर्टिकल नंबर 1 है इसमें भी एक सब क्लॉज 1 आता है इसका, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आती है क्योंकि आर्टिकल 1 हमारा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पार्ट 1 क्लियर है इसका। इसके बाद आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल 2 देखना। इसमें क्या आता है, आर्टिकल 1 के सब आर्टिकल 2 में भारत के जो राज्य क्षेत्रों के जो विषय होंगे वो अनुसूची नंबर 1 में डाले जाएंगे। क्योंकि अनुसूची जो देखे होंगे तुम लोग, टोटल कितनी अनुसूची हमारे संविधान में, 12 अनुसूची। और 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची आती है उसमें भी यही आता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि पहली चीज देखो, अनुसूची का मतलब क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल समझ में आते हैं, आर्टिकल का मतलब क्या है, पार्ट का मतलब क्या है, लेकिन शेड्यूल का मतलब क्या होता है, ठीक। तो एक तरीके से बोल सकता हूँ, ध्यान रखना, कहीं लिखना चाहो तो लिख भी लेना। अगर किसी आर्टिकल में किसी चीज को ज्यादा डिफाइन करना है या ज्यादा विस्तृत रूप से डालना है तो उसे उस आर्टिकल में न डाल के उसके लिए जो प्रावधान होंगे वो अलग से अनुसूची में प्रावधान कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे राज्य क्षेत्रों के बारे में जो भी प्रावधान है वो किसमें डाल दिए गए हैं, पहली अनुसूची में डाल दिए गए हैं। जैसे किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है या किसी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तुम्हारा अभी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उससे जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक जम्मू कश्मीर स्टेट बना और एक दूसरा स्टेट बना तुम्हारा लद्दाख। हालांकि दोनों यूनियन टेरिटरी बने हैं, लेकिन इसके लिए अब इसमें जो संविधान में संशोधन किए गए, जो प्रावधान चेंजेस किए गए, वो अनुसूची नंबर 1 में डाल दिए गए, ठीक है। तो पहले में क्या आ रहा था, भारत राज्यों का एक संघ होगा, दूसरे में क्या आ रहा है, राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो अनुसूची नंबर 1 में डाले जाएंगे। तीसरा क्या आता है इसका, राज्यों को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, यानी स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, भारतीय संघ ने राज्यों को कितने पार्ट में बांट दिया, 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से, पहला इसमें आता है आपका राज्य, दूसरा आएगा आपका संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, और तीसरा आपका आएगा इसमें कौन सा, अर्जित क्षेत्र। ठीक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो एक एक करके पहले क्लियर कर लेते हैं। राज्य शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पे राज्य वो राज्य होंगे जो किसी के अंडर नहीं होंगे, और बोल सकता हूँ बस ढंग से समझा जाए तो राज्य वो होगा जिसका प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। राज्यपाल यानी कि गवर्नर राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। और इसी गवर्नर की सहायता करने के लिए इस राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर होगा, और इसी लेजिस्लेचर में तुम्हारा कौन होगा, पीएम होगा, सॉरी सीएम होगा। और इसी सीएम की एडवाइस पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कौन वर्क करेगा, गवर्नर वर्क करेगा। ये राज्य होंगे, जैसे प्रेजेंट में हमारे इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, 28 यानी कि 28 राज्य हैं, क्योंकि पहले 29 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर अब राज्य से हटके यूनियन टेरिटरी में आ गया है, ठीक है। दूसरा जो मैंने तुम्हें बताया संघ शासित प्रदेश, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। पहला इसमें आएगा तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा आपका आएगा उप राज्यपाल के अंडर जो क्षेत्र होगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है सर, इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। और उपराज्यपाल के अंडर जो राज्य आते हैं केंद्र शासित संघ शासित प्रदेशों में, इनमें क्या होगा, इनमें विधानमंडल होगा, यानी कि लेजिस्लेचर होगा। लेजिस्लेचर होगा तो यहाँ पे सीएम भी बनेगा, जैसे प्रेजेंट में तुम्हारा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और तुम्हारा पुदुचेरी। पहले पांडिचेरी हुआ करता था, लेकिन अब नाम चेंज होके क्या हो गया है, पुदुचेरी। ये 3 यूनियन टेरिटरी हमारी ऐसी हैं जिनमें उपराज्यपाल होता है, यानी कि
विधानमंडल होता है, राज्य का मुखिया कौन होता है यहाँ पे, उपराज्यपाल होता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें जो 6 राज्य तुम्हारे प्रेजेंट में आते हैं, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दमनदीप, दादर नगर हवेली वगैरह, तो इनमें से राज्य सरकार नहीं बनती, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेगा वो पूरी तरीके से किसके कहने पे करेगा, केंद्र के कहने पे। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने तुम्हें उपराज्यपाल बताया था और इधर राज्यपाल बताया था, तो इसमें भी एक चीज याद रखना, राज्यपाल के पास पावर कम होती है अगर कंपैरिजन किया जाए उपराज्यपाल से, तो ठीक, क्योंकि राज्यपाल जो भी काम करता है राज्य में तो वो किसकी सलाह पे करेगा, सीएम की सलाह पे करेगा या राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे करेगा। लेकिन उपराज्यपाल सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यहाँ पे राज्यपाल एडवाइस मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। जैसे दिल्ली आपके पास में एक एग्जांपल है सर, दिल्ली के जो तुम्हारे एलजी है प्रेजेंट में अनिल बैजल के यहाँ पे केजरीवाल धरना देने पहुंच गए थे, लेकिन भाई बात माने ना माने वो उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादा पावर लिए बैठा है सीएम से, ठीक है। और दूसरी तरफ इन राज्यों में जो यूनियन टेरिटरी होते हैं इनमें अदर स्टेट के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर ज्यादा होंगी। जैसे देखा जाए तुम्हारा दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आता है, सेंटर के अंडर आता है। बाकी तुम्हारा जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो भी है, इनमें पुलिस जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। क्लियर। तीसरा कौन सा आता है हमारा, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र में तुम्हारा क्या आएगा सर, अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अर्जित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो किसी दूसरे राज्य से या दूसरे देश से जो भारत में शामिल किया गया हो, तो वो अर्जित जो किया जाएगा किस आधार पर अर्जित किया जाएगा। अर्जित का मतलब क्या होता है, एक्यूजेशन, ठीक है। भारत में इसे किस आधार पर शामिल किया जाएगा, तो इसे 3 ग्राउंड्स पे शामिल किया जाता है। पहला होता है विजय करके, यानी किसी राज्य को जीतकर भारत में मिलाना। दूसरा आपका होता है यहाँ पे संधि द्वारा, यानी ट्रीटी। और तीसरा आपका इसमें जो आ जाता है वो आ जाता है कोई भी ऐसा एरिया जिसपे किसी भी कंट्री का कोई भी दावा नहीं है, उस पे अपना दावा स्थापित करना, यानी कि बोल सकता हूं मैं दावा रहित क्षेत्र पर दावा करना, ठीक है। इस 3 तरीके से किसी भी राज्य को या किसी भी देश को अर्जित किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम किसी राज्य पर विजय प्राप्त करके उसे भारत में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि इकलौता एग्जाम्पल भी हम लोग उसे इंडिया का बोल सकते हैं, गोवा, ठीक है। गोवा के बारे में जानते हो सर, छोटा सा राज्य है, लेकिन ये गोवा तुम्हें पता है इंडिया का ऐसा स्टेट जो सबसे पहले गुलाम बना था पुर्तगालियों का और सबसे एंड में आजाद हुआ है। गोवा ऐसा राज्य भारत का बोला जाता है। 1510 में पुर्तगालियों ने इसे गुलाम बना लिया था और भारत को आजादी मिलने के बाद भी पुर्तगालियों का इस गोवा के ऊपर अधिकार रहा है, ठीक है। पुर्तगालियों का अधिकार गोवा के ऊपर था। और दूसरी चीज, पुर्तगाली इन्होंने क्या किया था, अपनी संसद में एक बिल पास कर दिया। उस बिल में पुर्तगालियों ने क्या बोला कि गोवा हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, गोवा हमारे देश का एक भाग है, ठीक। भारत कोई एक्शन ले ना ले उससे पहले ही पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगाली इस मामले को लेके यूएन पहुंच गए, ठीक, कि सर गोवा जो है गोवा हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां से यूएन बोलेगा कि तुम यूरोपियन कंट्री हो और गोवा एशियन कंट्री में आता है। गोवा एशियन कंट्री में यानी इंडिया के पास है, इंडिया का पार्टी है एक तरीके से देखा जाए, तो गोवा पे तुम अपना अधिकार किस तरीके से स्थापित कर सकते हो। दूसरा एक और चीज इसमें याद रखना, गोवा जो था इस गोवा के ही अधीन आता था हमारा दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। यानी गोवा के अंडर क्या आ रहा है, दादर एवं नागर हवेली, लेकिन दोनों एक जगह ना होके इनके बीच में कुछ एरिया ऐसा था जो भारत के अंडर आता था, ठीक। तो अब गोवा पे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर रखा है। भारत सरकार क्या करेगी, भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बन चुकी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक धमकी देना शुरू किया कि सर अगर आपने गोवा को
नहीं छोड़ा या आजाद नहीं किया तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, भारत आक्रमण करे उससे पहले भारत ने क्या किया, गोवा और दादर नगर हवेली, गोवा से दादर नगर हवेली पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो कहाँ होके जाता था, भारत से होके जाता था। तो भारत ने बीच में रास्ता रोक दिया कि अब तुम दादर नगर हवेली कहाँ होके जाओगे। तो पुर्तगालियों को एक बहुत बड़ी समस्या हुई और इसी दौरान पुर्तगाली एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, एक समुद्री जहाज पे आक्रमण कर देते हैं जो भारत का समुद्री जहाज था, ठीक है, और उस पर आरोप लगाते हैं कि इसमें क्या है, हथियार भर के जा रहे हैं, वेपन्स जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी सर इसमें कोई वेपन्स नहीं था, इसमें सिविलियन थे। और इसका प्रूफ उस समय मिला था जब इसमें बैठे एक इंजीनियर ने बोला था कि मैंने उन्हें बार बार, मैं अपनी एक बात बोल रहा था कि मैं एक सिविलियन हूं, मैं कोई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है, ठीक है। तो यहाँ भारत सरकार को एक मौका मिल गया कि बहुत अच्छा मौका है, तो यहाँ पे भारत क्या करेगा, सैन्य कार्यवाही करने के बारे में सोचेगा, लेकिन उससे पहले पुर्तगाली क्या करेंगे, गोवा को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गोवा को भारत क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। दूसरी तरफ संधि द्वारा, संधि जैसे एक हिस्ट्री में जगह सुने होंगे, चंद्रनगर बंगाल का एक पार्ट पड़ता है सर, चंद्रनगर बंगाल में जगह पड़ती थी। जो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी जब पढ़े होंगे तो उसमें सुने होंगे फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में क्या कर दिया था, किले की बाउंड्री कर दी थी अपने की, ठीक। तो चंद्रनगर फ्रांसीसियों के अंडर आता था और इन्हीं फ्रांसीसियों के अंडर आता था यनम, माहे, पांडुचेरी और आपका एक और जगह थी इसमें कारिकर, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया किसके अंडर आ रहा है तुम्हारा, फ्रांसीसियों के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों को अपनी इज्जत का पूरा ख्याल था, उन्हें पता है पुर्तगालियों के साथ में भारत एक्शन लेने के बारे में पूरी तरीके से सोच चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत वाले जो है हमारे ऊपर भी आक्रमण कर रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने खुद ही इस एरिया को छोड़ने के बारे में डिसाइड कर दिया था और चंद्रनगर तो बाद में चल के बंगाल का पार्ट बन चुका था और यनम, माहे, पांडचेरी और कारिकल इन एरिया को मिला के एक राज्य इंडिया में बना जिसका नाम क्या था, पांडचेरी। क्योंकि ये तो पढ़े ही होंगे कि पांडचेरी भी बाद में इंडिया का पार्ट बना है, ठीक। तो ये जो एरिया शामिल हुआ है, यानी पांडचेरी राज्य बोल सकता हूँ, चंद्रनगर बोल सकता हूँ, किसके द्वारा शामिल हो रहा है, संधि के द्वारा गोवा, दादर नगर हवेली विजय प्राप्त करके शामिल हो रहे हैं। अब बात आती है दावा रहित क्षेत्र पर अपना दावा स्थापित करने की। तो एक आर्कटिक सागर में एक जगह पड़ती है तुम्हारी, वो जगह ऐसी थी जिसपे किसी का भी कोई दावा नहीं था सर, ठीक है। तो वहां पे भारत ने अपना एक गंगोत्री नाम का रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिया। रिसर्च सेंटर स्थापित करने के बाद में वहां पे क्या किया, उस पर अपना झंडा लगा दिया और वो क्षेत्र किसका हो गया, भारत का हो गया, ठीक है। कहां पर है, आर्कटिक सागर में, ठीक है। कौन सी प्रोजेक्ट लगाया, कौन सी रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, गंगोत्री। इसके साथ साथ एक और जगह थी न्यूमूर द्वीप, ठीक है। ये न्यूमूर द्वीप जो था वो कहां पे था, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक नया द्वीप आता है जिसका नाम क्या है, न्यूमूर। अब न्यूमूर द्वीप पे क्या होगा, भारत भी अपना दावा स्थापित करने के बारे में बोलेगा और भारतीय सेना ने जाके वहां पे अपना झंडा भी लगा दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश बोलता है सर ये तो हमारे अंडर आना चाहिए, क्योंकि नदियों का जो उद्गम क्षेत्र होता है उससे देखा जाता है नदी का 50% किस क्षेत्र में बह रही है, तो उसी के अंडर आएगा। बांग्लादेश मैटर को लेके यूएन पहुंचेगा, लेकिन बांग्लादेश के यूएन पहुंचने पे क्या होगा, बांग्लादेश यूएन जाएगा। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छे से सुनते हो, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में एक और चीज सुन रहे होंगे कि ओजोन परत का छेद जो था वो बंद हो चुका है, लेकिन हुआ है नहीं हुआ बाद में क्लियर होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, ये जो न्यूमूर द्वीप है ये क्या होगा, समुद्र में डूब जाएगा। समुद्र में डूब गया तो कहानी अपने आप खत्म, ना तो भारत का हिस्सा रहा ना ही बांग्लादेश का हिस्सा रहा। आगे चल के जब समुद्र का जल स्तर कम होगा उसके बाद में क्या होता है वो बाद की कहानी है, ठीक है सर। तो आर्टिकल नंबर 1 क्लियर है ना पूरी तरीके से। सबसे पहले दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या आ रहा था आर्टिकल 1 के में, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक। दूसरे पार्ट में क्या आ रहा था, राज्यों से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो अनुसूची 1 में आएंगे। और तीसरे में क्या आ रहा था, राज्य जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे,
तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक पूर्ण राज्य, एक संघ शासित प्रदेश और एक तुम्हारा तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा? आयोजित क्षेत्र। क्लियर? चलो आगे आर्टिकल नंबर 2 देख लेते हैं। एक अभी आगे कराऊंगा। वैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में एक कंफ्यूजन रहता है। आर्टिकल नंबर 2 बोलेगा आपका एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और आर्टिकल 3 बोलेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, यानी आर्टिकल 2 बोल रहा है नए राज्यों का प्रवेश और आर्टिकल 3 बोल रहा है नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 में और भी चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड प्रवेश आ रहा है और एक में आ रहा है क्या? निर्माण। तो ये दोनों वर्ड कंफ्यूजन ना करें, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। प्रवेश जो होगा वो बाहर से होगा, निर्माण जो होगा वो देश के अंदर अंदर होगा। निर्माण कैसे होगा वो चीजें आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले आर्टिकल 2 देख लेते हैं। नए राज्यों का प्रवेश भारत में जो होगा वो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहली चीज, नए राज्यों के प्रवेश के बारे में जो प्रावधान करेगा वो कौन करेगा? संसद करेगी, और संसद ही इसके बारे में सारी शर्तें, या एक वर्ड और सुने होंगे शुद्ध हिंदी का, निर्बंध। ठीक है, निर्बंध का मतलब होता है रोक। यानी इसके लिए जो भी शर्तें होंगी, जो भी रोक लगाई जाएगी, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी हमारे इंडिया में। जैसे गोवा है, गोवा को शामिल किया गया है, तो पहले शर्त के आधार पर गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया था। ठीक है, और उसके बाद में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि गोवा स्टार्टिंग में भारत में यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल हुआ है, और बाद में चल के गोवा क्या बना है? पूर्ण राज्य बना है। ठीक, इसमें एक और आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सिक्किम का जो इशू रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि भारत जिस टाइम पे आजाद हुआ था तो भारत की आजादी के वक्त तो सभी लोग अपने अपने अलग अलग ख्वाब सजाए बैठे थे कि आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी, तो डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, तो हमें भी अपने एक अलग अधिकार देखने को मिलेंगे, अलग अधिकार देखने को मिलेंगे, तो सारी फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, अपने राइट्स मिलेंगे, राजाओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं होता था सर। लेकिन सिक्किम जो था वो हमारा एक तरीके से बोला जाए होते हैं इन स्टेट्स के बीच में, यानी भारत के और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से इनके बीच में सिक्किम आ रहा है, तो इनमें जाने की हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो सिक्किम एक इशू था, और सिक्किम जो हमारा रीजन पड़ता था, सिक्किम में एक चोग्याल वंश का शासन चला आ रहा था बहुत पहले से। कौन सा वंश है? चोग्याल वंश का शासन चला आ रहा है, महाराज शासन कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र से जब इंडिया आजाद हो गया, यानी कि एक तरह बोला जाए असम वाला साइड जो पड़ती है, उस साइड में लोग डेमोक्रेसी के अंडर आ चुके हैं, यानी उस साइड के लोगों को राइट मिल चुके हैं। इधर हमारे जो भी राज्य पड़ते हैं हमें भी राइट्स मिल चुके हैं। लेकिन बीच में जब सिक्किम वालों को लगा कि हमें कोई राइट नहीं मिल रहा है, तो सिक्किम वालों ने एक आवाज उठाना शुरू कर दिया कि हमें भी क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। हमारे यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। तो इन लोगों का हंगामा जब बढ़ता चला गया, तो चोग्याल वंश का जो राजा था वो बोलता है ठीक है, हमारे यहाँ पे भी क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी, लेकिन इस डेमोक्रेसी का हेड जो होगा वो कौन होगा? मैं खुद होऊंगा। ठीक है, यानी इस डेमोक्रेसी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। यानी कि बोल सकता हूं एक नाम मात्र की डेमोक्रेसी की बात भाई ने कर दी है। क्यों? क्योंकि राजाओं के बारे में तुम जानते हो सर, इनकी तो अपनी तानाशाही चलती है, जो भी चाहेंगे वो करेंगे, जो भी रूल्स बनाएंगे, जो भी अपनी कट्टरता दिखाएंगे, जो भी करेंगे XYZ वो खुद करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सिक्किम के लोगों को डेमोक्रेसी भी मिली, लेकिन देखा जाए तो इनको कोई राइट्स भी नहीं मिले। पहले तो ये अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, लेकिन जब आगे इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार बनेगी, तो इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद में इन लोगों के दिमाग में एक दोबारा से विचार आएगा कि क्यों ना अब अपने अधिकारों को मांगा जाए। अब अपने अधिकारों को क्यों मांगा जाए? इंदिरा गांधी पे कोई ऐसी मोहर तो लगी हुई नहीं थी कि इंदिरा गांधी हमें अलग करा सकती हैं इससे, या इससे मुक्ति दिला के हमें इंडिया का पार्ट बना सकती हैं। तो उसके पीछे रीजन जो रहा है सर, इंदिरा गांधी आप लोग जानते होंगे आयरन लेडी के नाम से फेमस रही है।
ठीक है। दूसरी तरफ 1971 में क्या हुआ था, सॉरी पहले देखते हैं 1947 में जब इंडिया में से पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को दो रीजन मिले थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ था 1971 में एक पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनवाया गया था। और इस बांग्लादेश जब जिस टाइम पे बना था तो पूरी अमेरिका वगैरह हर कंट्री की धमकी मिली थी, लेकिन रूस हमारे साथ में आके खड़ा हो गया था, इंडिया के साथ में आके खड़ा हो गया था। और यही वो युद्ध था जिसमें भारत के 3000 सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, जो कि तुम्हारे जेनेवा ट्रीटी के तहत छोड़े भी गए थे। ठीक है, जेनेवा ट्रीटी आप लोग उस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, जिस टाइम पे अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गया था। ठीक है, क्योंकि वो युद्ध बंदियों के लिए होती है, तो युद्ध बंदी जो पकड़े जाएंगे वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिहा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश को अलग कराने में, जिस कंट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, उस कंट्री को अलग कराने में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, उस कंट्री के लिए एक युद्ध लड़ सकती है, उस कंट्री के लिए अपनी कंट्री में एक इमरजेंसी फेस कर सकती है, तो वो लेडी जरूर हमारे बारे में भी कुछ ना कुछ सोच सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, सिक्किम जो होगा, सिक्किम के लोगों ने एक चिट्ठी लिख के इंदिरा गांधी को भेजी कि हम अपने राजा चोग्याल से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैम कैसे भी करके जो आपने बांग्लादेश के साथ किया है, जिस तरीके से आपने बांग्लादेश को अलग कराया है, वही प्रावधान प्लीज हमारे लिए भी करवा दो और हमें इस राजा से मुक्ति दिला दो। ठीक, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी बोलेंगे ठीक है, डोंट वरी, जो भी होगा देखा जाएगा, हम तुम्हारे पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी एक मीटिंग फिक्स करती है चोग्याल वंश के राजा के साथ में, लेकिन वो राजा ऐसा सीधी सी बात, तुम पीएम होगी अपने घर की होगी, भाई अपनी अलग ही टसन में। ठीक, तो चोग्याल वंश के राजा से जिस टाइम बैठक होती है तो मीटिंग में कुछ ऐसी बातें बोलता है, अपना अड़ियल रुख दिखाता है। इंदिरा गांधी क्या करेंगी, बीच में ही मीटिंग को छोड़ के चली गई। ठीक है, बीच में मीटिंग को छोड़ के चली गई और राजा को लगता है कि हमारी सेना जो है बहुत छोटी सी सेना है, जब ये लेडी हमारी मीटिंग को बीच में छोड़ के जा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसने क्या किया था, भारत में शामिल होने पर अपनी सहमति दर्ज करा दी थी कि हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में लेकिन एक चीज और याद रखना, भारत में शामिल तो होंगे, अब सिक्किम जो भारत में शामिल होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होगा, 35th अमेंडमेंट 1975 में, सॉरी 74 में, 1974 में 35वां संविधान संशोधन होगा। और इसी संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया जाएगा, जिस आर्टिकल का नाम होगा क्या, आर्टिकल 2A। कैपिटल ए आ रहा है, तो कैपिटल ए का मतलब क्या है, बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, यानी कब जोड़ा गया है, 1974 में जोड़ा गया है। इस आर्टिकल नंबर 2A के तहत क्या होगा, सिक्किम को सहयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया जाएगा। सहयुक्त राज्य का मतलब क्या होता है, एक अभी हम तुम लोगों को इंडिया में शामिल कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे जब हमें लगेगा कि तुम हमें पूरी तरीके से घुल मिल गए हो, हमें पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हो, तो उसके बाद में हम तुम्हें अपने आप में शामिल कर लेंगे। लेकिन इसके एक साल बाद ही एक और अमेंडमेंट होगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। और इस संशोधन के द्वारा क्या होगा, जो अभी आर्टिकल नंबर 2A लास्ट ईयर शामिल किया गया था, यानी कि 1974 में शामिल किया गया था, आर्टिकल 2A को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया जाएगा। बहुत पूछा जाता है, ग्रुप डी से लेके तुम्हारे पीसीएस लेवल तक के एग्जाम, जो पीसीएस प्री होता है वहां तक पूछ लिया जाता है, सिक्किम भारत के कौन से नंबर का राज्य बना, सिक्किम कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, सिक्किम भारत में कब शामिल किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हो रहा है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 22वें राज्य का दर्जा 1975 में किसे दिया जा रहा है, सिक्किम को दिया जा रहा है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 3 पर। आर्टिकल 2 में कोई डाउट, किसी राज्य को भारत में कैसे शामिल किया जाएगा, किसी देश को कैसे भारत में शामिल किया जाएगा, और इसके लिए जो होगा वो प्रावधान कौन करेगा, संसद करेगी। और संसद जो बिल पास करेगी वो कौन सी मेजोरिटी से करेगी, सिंपल मेजोरिटी से करेगी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब साधारण बहुमत से करेगी। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल आपको कौन सी मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा,
50% प्लस 1 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, लेकिन शर्त एक होगी, क्या होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, यानी कि गण पूर्ति। गण पूर्ति का मतलब क्या होता है, सदन के कम से कम 10% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। बोल सकता हूं लोकसभा में अगर 60 मेंबर प्रेजेंट है तो भी अगर 31 मेंबर ने सपोर्ट कर दिया तो बिल लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। बाकी मेजोरिटी पे अगली वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें तुम्हें मेजोरिटी कराऊंगा, कौन सी मेजोरिटी से क्या होता है, अमेंडमेंट कैसे होगा, कौन कौन सी मेजोरिटी से होगा, ये सारी चीजें। ठीक, आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 3 में क्या आता है कि मैंने बताया था नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और पुनर्गठन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, यानी किसी राज्य का निर्माण किया जाएगा, किसी राज्य क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और राज्यों का पुनर्गठन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा ये काम किए जाएंगे, लेकिन इसकी पहले प्रक्रिया बताता हूं, उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीजें तो मैं बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो काम किए जाएंगे इनके प्रोसेस क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं बता दूं, आर्टिकल 3 के तहत जो भी अधिनियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, इनके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। जैसे दो छोटे छोटे एरियाज को मिला के एक स्टेट बनाया जा रहा हो, या एक बड़े स्टेट आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों में डिवाइड किया जा रहा हो, यूपी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा हो, यूपी और उत्तराखंड, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है सर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद क्या होगा, यह विधेयक जो होगा वो चर्चा के लिए किसी भी सदन में जाएगा। इससे पहले भी एक काम होता है, चर्चा के लिए किसी सदन में जाने से पहले संबंधित राज्य जो होगा उससे परामर्श भी लेना है हमें, यानी संबंधित राज्य, जैसे मैंने बताया तुम्हें यूपी में से दूसरा राज्य बनाना है तो सबसे पहले यूपी से भी एक परामर्श लेना पड़ेगा कि तुम्हारे राज्य में से दो राज्य बना रहे हैं, तुम्हारे राज्य में से हम एक उत्तराखंड अलग राज्य बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में तुम लोगों की क्या राय है। तो यहाँ पे यूपी राज्य से भी एक परामर्श लेना है, लेकिन इसके लिए जो गाइडलाइन तैयार की जाएंगी या समय सीमा जो तैयार की जाएगी वो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। यानी बोल सकता हूं राष्ट्रपति ने बोल दिया कि तुम्हें 2 महीने के अंदर अंदर अपना परामर्श देना है, इसके लिए समय सीमा राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। चौथी चीज क्या आएगी सर, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली, संबंधित राज्य से परामर्श ले लिया, उसके समय सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन राज्य की जो अनुमति है, राज्य का जो परामर्श है, राज्य की जो एडवाइस है, उसे मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं होता। यानी राज्य बोल रहा है कि मत करो तो उस पर केंद्र फिर भी अगर करना चाहे तो केंद्र फिर भी यूपी में से एक अलग राज्य बनाना चाहे तो बना सकता है। यानी कि चौथा पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, राज्य के परामर्श को मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, संसद में जो विधेयक होगा वो कौन से बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से। ठीक, संसद में विधेयक साधारण बहुमत से पास होगा, दोनों ही सदनों में, किसी भी सदन में ये विधेयक पहले ले जाके रखा जा सकता है। अब देखो किसी राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले वो चीजें, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, किस तरीके से होगा, जैसे सपोज करते हैं हम 4 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बना दिया। ठीक है,
या एक राज्य को दो राज्यों में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारा नए राज्यों का निर्माण होता है सर। या हो सकता है तुम्हारे यूपी का कोई एरिया में, जैसे बोल दूं पूर्वांचल वाला एरिया और बिहार का थोड़ा सा जो एरिया यूपी से लगता है, वो अपने आप में एक अलग राज्य की मांग करने लग जाए, या उसमें से एक अलग राज्य बनाना हो तो दोनों राज्यों से परामर्श लेना पड़ेगा और दोनों एरिया को मिला के क्या कर दिया जाएगा, एक अलग से राज्य बना दिया जाएगा। तो तुम्हें पता है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज बोलता है, आप अपनी मर्जी से इंडिया में आ तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से इंडिया से जा नहीं सकते हो। ठीक, रियासतों को भारत में शामिल किया गया था, सारी रियासतें जो इंडिया में शामिल हुई हैं, कौन कौन से ग्राउंड पे शामिल हुई थी? ज्योग्राफिकल, यानी कि भौगोलिक आधार पर। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स यानी कि प्रशासनिक आधार पर। इस आधार पर रियासतों को भारत में शामिल किया गया था, लेकिन जहां पे तुम अपनी मर्जी से उसे शामिल कर रहे हो, वहां पे वो रियासत फिट बैठती है या नहीं बैठती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आगे चल के क्या करती है, क्या मांग रखती है, वो वहां पे सेटिस्फाई है या नहीं है। जहां पे तुमने उसे बैठा दिया है, जिस राज्य के साथ शामिल कर दिया है, उस राज्य के साथ शामिल होने के लिए वो एग्री करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने अपनी मर्जी से बैठाया तो सारी की सारी रियासतें सहमत नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा सर, बहुत जल्दी इंडिया में पुनर्गठन की मांग उठने लग जाएगी। राज्यों का जो पुनर्गठन है, इस पुनर्गठन की मांग हमारे देश में उठने लग गई थी। ठीक है, राज्य अपने अपने पुनर्गठन की डिमांड्स रखने लग गए थे। अब पुनर्गठन की डिमांड रख रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, दूसरी तरफ एक और चीज तुम्हें बताऊं, जिस टाइम पे इंडिया आजाद हुआ है, जिस टाइम पे आजाद होने के बाद में संविधान बना है, संविधान बनने के बाद में जो रियासतें या जो भी एरियाज थे जो अपने पुनर्गठन की बात करते थे, वो कौन कौन से ग्राउंड्स पे करते थे? तो सर, कोई अपनी जनजाति के आधार पे अलग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपनी संस्कृति के आधार पर अलग होने की बात कर रहे हैं, कोई अपनी भाषा के आधार पे अलग होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी अपने अपने अलग होने की बात उठा सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए पंडित जी, यानी कि नेहरू जी, ये नेहरू जी ने क्या किया था सर, 1947 में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में से जो होगा वो भाषा के आधार पे अलग आंध्र प्रदेश बनाना कुछ गलत नहीं होगा। यानी कि भाषा के आधार पर एक अलग आंध्र प्रदेश तो बनना चाहिए, लेकिन वो आंध्र प्रदेश हम अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि भाई ने अपनी ही बातों में एक उलझन छोड़ते हुए, एक तरीके से बोल सकता हूं, एक चिंगारी जगा दी यहाँ पे कि अलग आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनना भी चाहिए और अभी हम अलग आंध्र प्रदेश बनाएंगे भी नहीं। दूसरी तरफ जिस टाइम पे नेहरू कांग्रेस में हुआ करते थे, यानी कि 1927 और 1945 में, ये कांग्रेस पार्टी जो थी तुम्हारी, ये कांग्रेस पार्टी भी इस आधार पे पुनर्गठन की बात करती आ रही थी पहले से ही। 1927 में भी पुनर्गठन की बात करी थी इन्होंने और 1945 में भी इन्होंने पुनर्गठन की बात करी थी, लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो पुनर्गठन की बातों से मुकरने लग गए थे। तो अब यहाँ पे पुनर्गठन करना है, पुनर्गठन करेंगे तो कैसे होगा सर, जब मांग उठ रही है भाषा के आधार पे, और ये मांग जो सबसे ज्यादा उठ रही थी वो मांग हमारी दो जगह पे उठ रही थी, एक मद्रास और दूसरा जो रीजन था वो क्या था, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे बाद में क्लियर करेंगे, सबसे पहले मद्रास क्लियर कर लेते हैं। मद्रास में तेलुगु भाषी जो थे, ये तेलुगु भाषी अपने आप को अलग करने की मांग सबसे ज्यादा उठा रहे थे यहाँ पे। तो अब ये मद्रासी तेलुगु भाषियों को हमें अलग करना है, तो किस आधार पर करें, इन्हें अलग करें या ना करें? तो इसके लिए क्या हुआ था, 1948 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एस.के. दर कमेटी। ठीक है, एस.के. दर कमेटी बनी। एस.के. दर कमेटी ने क्या किया सर, कमेटी सीधी सी बात है सेंटर ने बनाई है। अब सेंटर जो कमेटी बना रहा है तो कमेटी तो वही बात बोलेगी तो सेंटर बोलता आ रहा है, यानी कि
एस्केडर कमेटी की रिपोर्ट आती है आपकी दिसंबर 1948 में। और एस्केडर कमेटी, ये 3 कमेटी आएंगी, ध्यान रखना। पहली कमेटी एस्केडर कमेटी है। एस्केडर कमेटी ने क्या बोल दिया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया है। ठीक है, अब जब ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा देंगे तो यहाँ पे मद्रास राज्य में दंगे होना शुरू हो जाएंगे, लोग अपना आक्रोश जाहिर करने लग जाएंगे। तो इसके बाद में क्या होगा, एक और कमेटी इंडिया में स्टैब्लिश की जाएगी जिसका नाम क्या होगा, जेवीपी कमेटी। ठीक है, जेवीपी कमेटी यानी जेवीपी, यहाँ पे 3 व्यक्तियों के नाम है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। ये वही सीतारमैया हैं जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी ने चुनाव लड़ाए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, लेकिन ये चुनाव हार गए थे और गांधी जी ने अपनी एक प्रेस्टीज बना दी थी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ने चुनाव जब लड़ाया था तो एक स्टेटमेंट भी दिया था, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार होगी। ठीक है, तो लेकिन इस सब के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया की चुनाव में हार हो गई थी। उसके बाद गांधी जी के अपने इमोशनल अत्याचार शुरू हो गए थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि कह सकता हूं सुभाष चंद्र बोस को इतना जबरदस्त लेवल पर टॉर्चर किया गया था कि उस आदमी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर दिया था। और अध्यक्ष के पद से रिजाइन करने के बाद में क्या हुआ था, इंडिया छोड़कर सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर में जाके फॉरवर्ड लीग की स्थापना कर दी और आज तक पता नहीं वो आदमी कहाँ है। वहीं से वहां कहाँ चले गए थे, आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ गए थे। तो जेवीपी कमेटी बन रही है। तो सर एक चीज बहुत अच्छे से तुम भी समझ आ लो, जवाहरलाल नेहरू खुद देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर हैं और पट्टाभी सीतारमैया ऐसे व्यक्ति, इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ठीक है, जब ये पहले से ही उस चीज के बारे में मना करते आ रहे हैं तो ये जेवीपी कमेटी आगे चल के इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लेगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। कह सकता हूं जेवीपी कमेटी ने भी पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। और 1952 में जब ये इस मांग को ठुकरा देंगे तो क्या होगा, 1952 में ही इंडिया में इलेक्शन होने वाले थे। इलेक्शन में मद्रास जो राज्य होगा, मद्रास में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार होती है। सरकार तो हालांकि बन गई थी और अच्छे खासे बहुमत लेके सरकार बनी थी, लेकिन मद्रास राज्य में इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, दूसरी चीज मद्रास में स्थिति खराब हो रही है और सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या होगी, एक मद्रास में सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलू। पोट्टी श्री रामुलू जो व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और मद्रास से अलग होने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक अनशन पे बैठ गए थे ये कि हमें तेलुगु भाषियों को अलग करो। और फाइनली 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में क्या हुआ था, पोट्टी श्री रामुलू की मृत्यु हो गई थी, जिसकी मृत्यु के बाद में पूरे मद्रास में एक जबरदस्त हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के बाद में क्या हुआ था सर, बहुत ज्यादा जब हिंसा भड़की तो मजबूरन यहां से क्या हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था मद्रास में से। कौन से भाषा वालों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। यानी कि आंध्र प्रदेश बनने के लिए बलिदान देना पड़ा था किसे, पोट्टी श्री रामुलू और हजारों व्यक्तियों को। ठीक है, उसके बाद में तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बन रहा है। अब जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो बाकी राज्य भी अपनी मांग उठाने लग गए यहाँ पे कि हमें भी अपना अलग होना है, किसी को भाषा के आधार पर होना है तो किसी को जनजाति के आधार पर होना है। तो इसके लिए एक और कमेटी बनाई गई थी 1956 में, जिस कमेटी का क्या नाम था, SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, फजल अली। इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे इसमें, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इसे फजल अली आयोग का नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, फजल अली आयोग जो बना था, इस आयोग के आधार पे क्या होगा,
बाकी राज्यों के पुनर्गठन के लिए ये लोग एक अपनी रिपोर्ट देंगे कब, 1956 में, ठीक है। लेकिन इनकी रिपोर्ट से पहले एक और चीज हमें क्लियर करनी है। भारत जिस टाइम पे हमारा आजाद हो रहा है उसके बाद में जब संविधान बन रहा है तो हमारे जो राज्य थे, रियासतें शामिल नहीं होना चाहती थी, तो रियासतों को किस तरीके से शामिल किया जाए, क्या किया जाए, इसमें रियासतों को एक लालच दिए गए थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट थे, पार्ट नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है, से संबंधित थे, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में जो राज्य आते थे वो कौन से आते थे, ऐसे राज्य जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे इंडिया के, ऐसे पार्ट को किस में रखा गया, भाग नंबर 6 में, यानी कि एक तरीके से बोल सकता हूं इसमें क्या था, ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत वाले जो क्षेत्र थे इन्हें कौन सा दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ साथ यहाँ पे क्या बना दिए गए, राज्यपाल बना दिए गए और राज्य विधान मंडल बना दिए गए। उसके बाद में पार्ट नंबर 7 में एक बोल सकता हूं मैं जो आपकी बड़ी रियासतें थी, ठीक है। अब राजा अपना वजूद नहीं खोना चाहते थे तो बड़ी रियासतों को इंडिया में शामिल किया था। तो यहाँ पे इनसे राजाओं से बोला था कि सर आप पहले भी राजा थे, आने वाले टाइम पे संविधान बन जाएगा, इंडिया में शामिल हो जाओ। इसके बावजूद भी तुम्हारी पोजीशन जो रहेगी वो एक तरीके से राजाओं वाली पोजीशन ही रहेगी, क्योंकि अभी तुम्हारा केवल एक नाम चेंज हो रहा है, अभी तुम राजा कहला रहे हो और इसके बाद एक मुख्यमंत्री कहला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बड़ी रियासत है जिसमें बोल सकता हूं मैं हैदराबाद, राजपुताना, सौराष्ट्र, ठीक है। ऐसी कुछ रियासतें थी जिन्हें किसमें रखा गया, पार्ट नंबर 7 में रखा गया, बड़ी रियासतें। अब इन्हीं रियासतों के जो राजा होंगे वो इन क्षेत्रों के क्या होंगे, सीएम होंगे। इसमें पार्ट नंबर 8 में जो रखी गई वो क्या रखी गई, छोटी रियासतें जो थी, छोटी रियासतों को पार्ट नंबर 8 में रखा गया और इनके जो राजा थे उन्हें सीएम वगैरह नहीं बनाया गया, क्योंकि इन्हें तो जबरदस्ती बेचारों को डर था तो अपने आप शामिल हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे, और पार्ट नंबर 9 में केवल एक राज्य रखा गया था जिस राज्य का नाम क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, राज्य जो है 4 पार्टों में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट नंबर 6, सॉरी हाँ, ए बी सी और डी, इस तरीके से स्टार्टिंग में राज्यों को डिवाइड किया गया था। पार्ट ए में क्या आ रहे थे, पूर्ण राज्य, यानी बड़े वाले राज्य जो थे, इसमें भी पूर्ण राज्य ही थे तुम्हारे, लेकिन बड़ी रियासतें जो थी उन्हें पार्ट नंबर 7 में रखा गया, पार्ट नंबर 8 में छोटी रियासतें और पार्ट नंबर 9 में केवल एक राज्य होगा जिसका नाम क्या होगा, अंडमान निकोबार, ठीक। इस तरीके से इन राज्यों को अपना अलग अलग एरियाज में क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में रखा गया है, ठीक है। अलग अलग पार्ट में रखने के बाद में क्या होगा, इन्हें आगे चल के अब कैसे एक करना है, क्या करना है। तो फजल अली आयोग जो बना था, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहली बात जो बोली थी वो क्या बोली थी, एबीसीडी के आधार पर आपने जो राज्यों का विभाजन कर रखा है इसको सबसे पहले खत्म करो, ठीक है। यानी राज्यों का जो विभाजन एबीसीडी आधार पर हो रहा है इसे क्या करना है, खत्म करना है। दूसरी चीज, राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसने एक और चीज बोली थी कि अब भारत में राज्य कितने होने चाहिए, तो फजल अली आयोग बोल रहा है भारत में 16 पूर्ण राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, ठीक है। लेकिन सर जब इंडिया का फजल अली आयोग की रिपोर्ट आ गई है उसके बाद जब एक संविधान में संशोधन हुआ है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट संविधान संशोधन बोला जाता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भारत में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिनमें तुम्हारा मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल भी शामिल है, ठीक है। इस तरीके से बने। उसके बाद सर आगे राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, जैसे देखा जाए तुम्हारा तो एक पंजाब, ठीक है। पंजाब में क्या था, पंजाब में तुम्हारे कुछ पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग भी आते थे, कुछ पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग भी आते थे और कुछ लोग जो थे
वो तुम्हारे एक तरीके से बोल सकता हूँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे। हिंदी भाषा में इसे हम आज की डेट में हरियाणा भी बोल देते हैं सर, ठीक है। तो ये लोग थे। यहाँ पे सबसे मेन चीज जो थी वो क्या थी, सिख अपना पंजाबी भाषा का एक अलग वजूद चाहते थे, तो अपने लिए अलग पंजाब की मांग रखते थे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक विभाजित क्षेत्र भी था जो था चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में क्या है, आज भी देखते होगे तुम, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट एक ही है, ठीक है। तीनों की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़ जो कि तुम्हारा यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे क्या था, अब पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों को मिला के क्या बन रहा है, एक इकलौता पंजाब है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आगे चल के इससे भी अलग किया जाएगा। तो पंजाबी भाषा जो है तुम्हारी, इसके लिए अलग पंजाब हो गया। चंडीगढ़ एक अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में विकसित हो रहा है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के रूप में विकसित हो रहा है, साथ में इसमें से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया तुम्हारा, हरियाणा, ठीक है ना। यहाँ पे हरियाणा बन गया है। इसी तरीके से असम में से नागा जनजाति जो थी, नागा जनजाति ने आगे चल के अपनी मांग उठाई है, तो एक नागालैंड बना है। इसी तरीके से आगे चल के मांग उठती रही है और 2000 तक देखा जाए, सन 2000 तक तो जितने भी राज्यों का गठन हुआ है, किसी का भाषा के आधार पर हुआ है तो किसी का जनजाति के आधार पर हुआ है, ठीक है। लेकिन सन 2000 में पहली बार तुम्हारे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में से तुम्हारा उत्तराखंड, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों ही जो बने थे वो तुम्हारे, इनका जो विभाजन हुआ था बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी का, ये एक अलग आधार पर हुआ था क्योंकि एमपी है सर, एमपी में क्या था, विकास ज्यादा था कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो किसके, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया था तो उन्होंने बोल दिया सर हम तो वैसे ही धान के कटोरा के नाम से फेमस हैं, तो हमें अपने आप में अलग कर दो। झारखंड वो भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ठीक है। दूसरी तरफ उत्तराखंड जो कि पहाड़ी भूमि है, वहां पे सर एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में नदियों का उद्गम क्षेत्र है वहां पे ज्यादातर, तो उत्तराखंड को भी अलग किया गया। उसके बाद 2014 में एक राज्य बना तुम्हारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में से, जो कि पहला ऐसा राज्य इंडिया का जो विकास के आधार पर अलग हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे सर इस तरीके से तुम्हारे राज्यों के विभाजन हुए हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे? राज्य पुनर्गठन क्लियर होगा जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी किसी चीज में अगर डाउट हो तो अगली क्लास में क्लियर कर लेना। मद्रास वाला पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से मद्रास में चीजें होने के बाद में बॉम्बे में भी चीजें क्लियर हो गई थी, क्योंकि बॉम्बे में क्या हुआ था, बॉम्बे के सीएम जो थे उस टाइम पे मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई से, क्योंकि उस टाइम का महाराष्ट्र, बंगाल और बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात और बॉम्बे, ठीक है, इस सारे एरिया जो था ये किसके अंडर आता था, बॉम्बे के अंडर आता था। तो गुजराती जो छात्र थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सीएम को कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। सीएम से मिलने पहुंच गए, लेकिन सीएम साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और पुलिस से बोल दिया कि ये छात्र कोई भी आंदोलन ना करें, अगर ये आंदोलन करना चाहें तो उस आंदोलन का दमन करना है, ठीक है। पुलिस है सर, अंग्रेजी टाइम से पुलिस चली आ रही, तो दमन का मतलब वो कुछ और ही समझते थे। मतलब क्या हुआ, उन्होंने 5 छात्रों की हत्या कर दी। 5 छात्रों की हत्या होने के बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे गुजरात में होता है, जिसे महागुजरात आंदोलन का नाम दिया जाता है, ठीक है। महागुजरात आंदोलन हुआ, उसके बाद में मराठी लोग जो थे उन्होंने अपनी मराठी भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया कि हमें मराठियों को अलग होना है। तो यहाँ पे इनका विभाजन हुआ है। हालांकि इनका विभाजन जब 1960 में हुआ है, 1960 में हुआ है, तो बॉम्बे एक इशू रहा था। बॉम्बे जो कि आज की डेट में तुम्हारा मुंबई है, आज की डेट में एक शहर का नाम है, उस टाइम भी बॉम्बे होता था सर, कि बॉम्बे किसके साथ जाएगा। फाइनली इसका सॉल्यूशन निकल आया था और बॉम्बे किसके साथ चला गया, महाराष्ट्र के साथ चला गया था, ठीक है। चलो आगे आर्टिकल नंबर 4 और देख लो बस। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है तुम्हारा, आर्टिकल नंबर 4 में जो चीजें आती हैं वो क्या होगा, अगर किसी राज्य से संबंधित कोई भी चेंज संविधान में होता है, ठीक है, किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी चेंज अगर संविधान में होता है तो इसके लिए चेंज जो होगा वो किसमें होगा, अनुसूची नंबर 1 में होगा, ठीक है। यानी किसी नए राज्य का प्रवेश हो रहा है तो भी अनुसूची 1 में चेंज होगा, किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा है तो भी अनुसूची 1 में चेंज होगा, किसी नए राज्य को शामिल किया जा रहा है तो भी अनुसूची 1 में चेंज होगा, ठीक है। साथ में एक और चेंज जो होगा वो अनुसूची नंबर 4 में भी होगा, क्योंकि अनुसूची नंबर 4 शेड्यूल नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीट जो कि राज्यसभा तुम्हारा अपर हाउस बोला जाएगा, राज्यसभा की सीटें किस आधार पर डिसाइड होंगी, ये कौन सी अनुसूची में आता है,
4 में आता है। और राज्यसभा जो रिप्रेजेंट करती है वो किसको करती है, स्टेट्स को करती है, राज्यों को करती है। तो सीधी सी बात अनुसूची नंबर 4 में भी चेंज होगा। दूसरी चीज इसमें जो है, एक और चीज आएगी तुम्हारी, अगर किसी राज्य को भारत में शामिल किया जाता है, ठीक है, या किसी एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है केंद्र द्वारा, तो उसके लिए सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, केंद्र डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें हाई कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना है, उस राज्य में तुम्हारी लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी है या नहीं बनानी है, उस राज्य में तुम्हारा हॉस्पिटल बनाने या नहीं बनाने हैं, उस राज्य में यूनिवर्सिटी बनानी है नहीं बनानी है, उस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे कौन से आर्टिकल में आएंगी, आर्टिकल नंबर 4 में। ठीक है, बाकी चारों आर्टिकल तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कितने राज्य हैं इंडिया में, 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरी। सबसे लास्ट में बनने वाला पूर्ण राज्य कौन सा है तुम्हारा, तेलंगाना, जून 2014 में। और सबसे एंड में बनने वाली यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को तुम्हारे राज्य के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में काम करना शुरू किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 2 में एडमिशन होता है राज्यों का। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी नए स्टेट को बनाना है इंडिया में, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बनेगा, 3 के तहत बनेगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी काम होंगे वो कौन करेगा, सेंटर करेगा, यानी कि पार्लियामेंट करेगी। लेकिन आर्टिकल 3 में जो काम होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 2 में जो काम होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा होंगे। ठीक, इसमें एक चीज और याद रखना, आर्टिकल 2 के तहत जो काम होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा होंगे। लेकिन भारत अपना कोई एरिया किसी दूसरे देश को अगर देना चाहे, किसी दूसरे देश से भारत अगर कोई समझौता, जमीनी समझौता करना चाहे, तो उसके लिए जो बिल पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, यानी कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बाकी किसी देश का कोई पार्ट हम देश में शामिल कर रहे हैं अपने में, या एक राज्य में से दूसरा राज्य बना रहे हैं, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1 मेजोरिटी ही चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 मैंने अभी तुम्हें बताया है, बाकी सारी चीजें क्लियर है। देख लेना इस वीडियो को अच्छे से, एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देख लेना, और वीडियो पूरी देखना, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी तुम्हारा फंडा होता है यहाँ पे वो सारी चीजें कर देना। चैनल को थोड़ा सा फैलाओ भाई, क्योंकि वीडियो पे थोड़े, पहली वीडियो पे व्यू जितनी उम्मीद थी उतने व्यू हमें नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा व्यू मिलने की उम्मीद है, इस वीडियो पे निराश नहीं करोगे। बाकी सारी चीजें अगली वीडियो में तुम्हारे कुछ चीजें और लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम हमारे पास भरपूर है। यहाँ पे कोई क्लास नहीं है कि 22 घंटे में 21 घंटे में संविधान खत्म करना है, यहाँ आराम से पूरा डिटेल में जाते हुए क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।